एसटी नहीं दे पा रहे उनके लिए बता दूं, अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर गोल पूछेगा, तो गोल में आपको ये वाला गोल सेट करना है, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी। उसके बाद आप यहाँ पर ट्राई या मॉक टेस्ट लिखा होगा, ट्राई या मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास कई सारी एसटी खुल के आ जाएंगी। उसमें आप चाहो तो यूपीएसआई के एसटी पे क्लिक कर सकते हो। फिर एनरोल करने के लिए कहेगा, तो एनरोल आप मेरे कोड से कर सकते हैं। ये कोड से आपको बिल्कुल एसटी जो होगी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, उसका कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। ठीक है, अनअकैडमी पे बेटा एनी टाइम एनीवेयर कहीं पर भी लाइव और रिकॉर्डेड सेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर, बेस्ट इन्फ्लुएंसर से पढ़ने का मौका मिलता है। मल्टीपल करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज मिलते हैं। प्रॉपर एकेडमिक कैलेंडर प्रोवाइड किया जाता है। वर्कशॉप, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लासेस मिलती हैं। अनलिमिटेड क्विजेस दिया जाता है। स्टडी मटेरियल और लाइव डाउट क्लियर सेशन कराया जाता है। इसके साथ साथ बेटा आपको बता दूं, स्वप्निल अग्रवाल जो डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर हैं यूपी पीएससी 2018, उन्होंने भी अनअकैडमी पर ही अपनी पढ़ाई किया और उन्होंने अनअकैडमी को थैंक यू बोला है कि अनअकैडमी से पढ़ के उन्होंने इस जॉब को हासिल किया है। साथ में मनोज झा जी यूपीएससी 2018 क्वालिफाई करके, इन्होंने भी अनअकैडमी को थैंक यू बोला है। स्वप्निल शेखर भट्ट जी जो कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बने यूपी पीएससी 2018 में, उन्होंने भी अनअकैडमी को थैंक यू बोला है, क्योंकि अनअकैडमी की प्रॉपर गाइडेंस से उन्होंने अपना सिलेक्शन लिया है। और साथ ही में आलोक कुमार पंकज जी भी कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बने हैं, उन्होंने भी अनअकैडमी प्लस पर ही अपनी तैयारी किया था। तो आप भी चाहिए तो कर सकते हैं घर बैठे तैयारी। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, 3 महीने फ्री, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन, 4 महीने फ्री। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना होगा और इस रेफरल कोड में 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। गाना, जाते जाते गाना, ठीक है। साथ में बैच के बारे में बता देता हूं। लेखपाल की मुख्य परीक्षा की तैयारी क्रैश कोर्स 23 सितंबर से शुरू हो चुका है। ये बैच अनअकैडमी प्लस पर आपको मिल जाएगा। तो जिन बच्चों के पास अनअकैडमी ऐप है वो कर सकते हैं। साथ में ये तमाम बैचेस जो आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे बैच आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलेगा। बस एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी पर, बैच कर सकते हो। बैच करने के लिए मेरा रेफरल कोड जरूर यूज कर लेना, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप बैच खरीदना चाहते हो तो 24 महीने का ये चार्ज है, 12 महीने का 7। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे, धूमधाम से ये वीडियो देख रहे होंगे। और अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो की तीसरी पार्ट होगी। पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने लगभग बहुत सी चीजें सीख लिया था। पहले पार्ट में मैंने आपको क्या बताया था, तो पहले पार्ट में आपको याद होगा मैंने आपको कश्मीर भारत का हिस्सा कैसे बना। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तो उस आजादी के समय हमारे देश का एकीकरण करना सबसे इंपॉर्टेंट काम था। 565 रियासतें थी, उन रियासतों को एक करना ये बड़ा मुश्किल काम था। और ये काम दिया ही किसके जिम्मे गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। सारी रियासतें कुछ धमकी से आई, कुछ जबरदस्ती आई, कुछ हड़पा गया, इन सब से हमारा सारा मामला सुलझ गया था। मुख्यतः जो 3 रियासतें थी जिसकी समस्या हम लोगों ने पढ़ा है, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। तो तीनों की कहानी मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से हैदराबाद को हम लोगों ने किस तरीके से अपनी सेना भेजकर जबरदस्ती अपने पास किया, किस तरीके से जूनागढ़ के विलय को हम लोगों ने कैंसिल करके अपने देश में मिलाया। अब कश्मीर में तो युद्ध करने की नौबत आ गई और युद्ध में किस तरीके से येलोसी लाइन बनी, यूएन ने क्या क्या फैसला लिया और यूएन के फैसले के बाद आज भी वहां पर जनमत संग्रह नहीं हो पाया है। क्या था कश्मीर का मामला, अगर आप इसको जो जड़ से पढ़ना चाहेंगे तो पहले भाग के वीडियो को आप देखेंगे। सेकंड भाग में मैंने क्या बताया, सेकंड भाग में मैंने बताया कि किस तरीके से कश्मीर का संविधान बना, किस तरीके से कश्मीर को अलग झंडा, अलग संविधान देने का निर्णय पास हुआ। 1950 में राष्ट्रपति का आदेश क्या आया, 1954 का आदेश जिसे कहते हैं, जिसे हम लोग 35A कहते हैं,
वो क्या था, आर्टिकल 370 के अंदर क्या क्या प्रावधान थे वो बताया गया, और उन सभी को डिटेल में आपको पार्ट 2 में मैंने बताया है। यदि आप पार्ट 2 नहीं देखे हो तो एक बार देख लो, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा पार्ट 3 का पूरा मुद्दा पार्ट 2 से ही संबंधित होगा। पार्ट 1 अगर नहीं देखे हो तो 1 मिनट के लिए चल जाएगा, देखना उसको भी है, नहीं देखोगे तो जड़ नहीं समझ में आएगा। लेकिन पार्ट 3 को समझने के लिए डायरेक्ट पार्ट 1 देखना अभी के लिए ठीक है, मत देखिए, पार्ट 2 जरूर देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको पार्ट 3 बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी इसी उम्मीद में बैठे होंगे कि पार्ट 3 में क्या हुआ, ये चीजें भी जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दिया था, कहां तक की कहानी आपको सुना दिया था बेटा। अगर उस कहानी की बात करूं तो मैंने आपको बता दिया था कि नेहरू जी ने 1954 का जो अधिनियम था, 1954 का क्या था, राष्ट्रपति आदेश। फिर मैंने आपको कश्मीर संविधान के बारे में बताया, इस तरीके से कश्मीर संविधान ने काम किया। और एक कश्मीर संविधान में जो अमेंडमेंट नेहरू के द्वारा किया गया, नेहरू के द्वारा संशोधन, थोड़ी सी अच्छी नहीं है तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नेहरू का संशोधन हमने आपको बता दिया था कि 1964 में नेहरू ने आर्टिकल 376 अलाउ करवा दिया, अप्लाई करवा दिया था। कहां पर, कश्मीर। 1964 में, 1965 में, 1966 में किसकी गवर्नमेंट थी, शास्त्री जी की गवर्नमेंट। आपको मालूम है कि शास्त्री जी के सरकार में 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। भारत पाकिस्तान के युद्ध होने से मामला भारत जीत गया। भारत जीता तो शास्त्री जी वैसे ही एकदम तने हुए मूड में थे, अब तो जीत गए, अब राधा राधा काम करेंगे। पाकिस्तान हारा तो पाकिस्तान एकदम सदमे में आ, और पाकिस्तान के सदमे में आना तो बनता था। पाकिस्तान के हारने से एक और व्यक्ति सदमे में आ गया, जो था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला जो बार बार इंडिया और पाकिस्तान से बार्गेनिंग करने की सोच रहा था, वो जब ये देखा कि यार ये तो पाकिस्तान को हरा दिए, तो हमारा क्या हासिल करेंगे। मैं पाकिस्तान से तो बड़ी उम्मीद लगाए बैठा था, पाकिस्तान हमें पूरा कश्मीर दिलाएगा, और उन्होंने पाकिस्तान को तो नाक पर चने चमा। तो शेख अब्दुल्ला भी बहुत परेशान हुआ। 1965 में, 1965 में शास्त्री जी ने शेख अब्दुल्ला से मिलकर ये एग्रीमेंट करवाया, अब जो वहां पे सदर ए रियासत कहलाते हैं, शास्त्री जी ने कहा सदर ए रियासत नहीं होगा, अब सदर ए रियासत वहां पे क्या कहलाएगा, राज्यपाल कहलाएगा। अब आप सदर ए रियासत का प्रयोग नहीं करें। दूसरा, जो आप वजीर आजम का प्रयोग करते हैं, आज से आप ये वजीर आजम का प्रयोग नहीं करेंगे। वजीर आजम को वहां पे क्या कहलाएगा, मुख्यमंत्री कहलाएगा। कोई नया कुछ भी हो, ये काम शास्त्री जी ने कहा, बोला ये मानते हो तो मानो, नहीं तो बताओ। 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु हो गई और सारा खेल यहां से शुरू हो गया। 1966 में आप सबको मालूम है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी पीएम बन गई 1966 में। और अगर हम बात करें 1966 में इंदिरा गांधी के पीएम का, इंदिरा गांधी जब सरकार में आई तो लोगों ने तो गूंगी गुड़िया समझ के उसको सरकार में बुलाया। लेकिन सच बताओ तो जब ये सरकार में आए, शुरू में तो उतना ज्यादा, क्योंकि दो प्रधानमंत्री मर गए थे। जवाहरलाल नेहरू जी के 64 में मर गए, 66 में शास्त्री जी एक्सपायर हो गए, और नक्सलवाद का भी आंदोलन उस समय चल रहा था। इंदिरा गांधी आई, लेकिन उतने बहुमत से नहीं आई, और बाद में कांग्रेस के अंदर ही मोरारजी देसाई और बाकी लोगों में मतभेद शुरू हुआ, क्योंकि इंदिरा गांधी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी, प्रीवी पर्स खत्म करना चाहती थी, जिसकी वजह से पूरे राजवाड़े उनके खिलाफ हो गए। मोरारजी देसाई के खिलाफ पहले से ही थे,
पार्टी के अंदर भी लोगों के खिलाफ हो गए और इतना खिलाफ हो गया मामला कि इंदिरा गांधी को बर्खास्त करना पड़ गया। इंदिरा गांधी को पार्टी से तक निकाल दिया गया। इंदिरा गांधी फिर डीएमके के सपोर्ट से अपनी पार्टी चलाई, लेकिन ये बात उस समय माहौल देख के तय हो गया था कि ये सरकार कुछ ना कुछ बड़ा करने वाली, ये माहौल तय। 1971 में चुनाव 72 में होने वाला था, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं इस वैपाची वाली सरकार से चल नहीं पाऊंगी, और उन्होंने जाकर जनता के सामने ये बोला कि 1971 में चुनाव हो रहा है जनता से कि मैं आई हूं, मैं कुछ बहुत बड़ा करूंगी, अगर हमें वोट देना है तो देना, वरना जिसको चाहो उसको वोट दे देना, अगर आप बदलाव चाहते हो तो मुझे वोट देना। और 1971 में इंदिरा गांधी धूमधाम से प्रधानमंत्री बनी, इतने बेहतरीन 352 सीटों के साथ आई, सब लोग के छक्के छुड़ा दिए। पूरा राजवाड़ा उनके खिलाफ था, इतने भी राजशाही लोग थे उनके खिलाफ था। मोरारजी देसाई उनके खिलाफ थे, बड़े बड़े नेता जेपी नारायण तक के खिलाफ हो गए, सब लोग थे। 1971 में वो आ गए। उनके आने से ही यह संकेत हो गया था कि मामला तो खत्म। राजशाहियों से उन्होंने कह दिया कि तुम लोग अपने उल्टी गिनती शुरू कर दो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाई दिया था, है ना। और जब वो सरकार में आए तो 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां लगातार संशोधन पे संशोधन, इतने संशोधन किए। और सबसे महत्वपूर्ण तो उन्होंने उस समय 26वां संशोधन किया। और 26वां संशोधन क्या था बेटा? 26वां संशोधन उन्होंने कर दिया। और क्या कर दिया 26वें संशोधन में? प्रीवी पर्स खत्म कर दिया। जितने भी राजशाही थे, राजवाड़े थे, 1 मिनट के अंदर उनके महल होटल बन गए। 1 मिनट के अंदर सारे राजवाड़े एकदम धरती पर आ गए, जमीन पर आ गए, रोड पर आ गए। वही राजवाड़े जिनसे पहले के समय 1947 में हमारे देश में एकीकरण करने के लिए वादा किया गया, क्या हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको ये सारी सुविधाएं आपको प्रदान करेंगे। तो वादा था, हमारे ही नेता लोगों ने, वल्लभ भाई पटेल लोगों ने ही इन्होंने किया था रियासत को मिलाने के लिए। बाद में उन वही वादा तोड़ा गया, 26वां संशोधन करके प्रीवी पर खत्म किया गया। लेकिन यही मैं कह रहा हूं, हर एक चीज की सिचुएशन को समझना होता। 1947 में उस समय यह प्रीवी पर देना वहां की सिचुएशन थी, वहां की मांग थी, उस साल की सबसे बड़ी डिमांड थी अपने देश के एकीकरण के लिए। 1971 में अगर बात करें, अब डिमांड थी कि हमारे देश के गरीबी को कंट्रोल करने की, और जो पैसा फालतू का खर्च हो रहा है उसको कंट्रोल करने की, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है उसको कंट्रोल करने की। तो यहाँ पे प्रीवी पर खत्म कर दिया। अगर एक रास्ते से देखा जाए तो दूसरा ही हुआ था लोगों के पास। और वही लोग हैं जो इस तरीके से सोचते हैं, तो ये भी सोचते होंगे कि 2019 में जो कश्मीर के साथ हुआ वो भी धोखा है। लेकिन मांग क्या है समय की, ये महत्वपूर्ण होता है, कोई याद नहीं करता। उस समय भी राजवाड़े एकदम रोड पे आ गए, बवाल काट दिए थे, लेकिन क्या हो कुछ नहीं। 1971 में इन्होंने भारत पाकिस्तान से एक नया देश निकाल दिया, बांग्लादेश बना दिया। पूरा 1971 1965 में उन्होंने हराया था। 1971 के दिन इंदिरा गांधी जब आई गवर्नमेंट में, इंदिरा गांधी ने सबसे पहले कहा कि इस मामले को सल्टाया। ये क्या है, बांग्लादेश वालों को और पूर्वी पाकिस्तान वालों को काफी परेशान किया जाता था। उन्होंने मनिक शाह को बुलाया, बोले क्या हो रहा है। मनिक शाह ने कहा मैडम थोड़ा सा समझाओ, करेंगे जो भी काम करेंगे, अगर आपने कहा है तो सबको मालूम है, लेकिन आपके जो तेवर है वो ठीक लग नहीं रहे। अब तो एकदम धुआं मचाने के मूड में आ गई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, उधर प्रीवी पर खत्म कर दिया, इधर पाकिस्तान के पीछे पड़ गए। बोलते इंदिरा गांधी बोली टाइम नहीं है, मामला जल्दी में सल्टाओ। मनीष शाह ने कहा कि ठीक है, गर्मियों में युद्ध नहीं करेंगे, ठंडियों में करेंगे। 4 दिसंबर की तिथि तय हुई थी पाकिस्तान पे हमला करने की, इंटरनल बात।
लेकिन पाकिस्तान की किस्मत है, या पाकिस्तान इतना बड़ा वाला देश है, हमेशा वो पहली गलती करता है। 1947 में भी अकबर खान को बेचकर पहली गलती उसने कर दी। यहाँ पर भी 4 दिसंबर को युद्ध होने वाला था, 3 दिसंबर को ही पाकिस्तान ने हमारे एयरबेस पे हमला कर दिया। और जैसे एयरबेस पे हमला हुआ, ये लोग तो तैयार ही थे भाई, एक दिन बाद, एक दिन पहले इंदिरा गांधी ने कहा ये लोग मूड तो हो ही गया, शुरू करो और जल्दी से मामला निपटाओ। याद करिएगा 3-4 दिसंबर को युद्ध शुरू हो गए, 13 ही मना दिया गया। 16 दिसंबर को पूरे देश में हल्ला हुआ, मुबारक को बांग्लादेश हुआ, सब लोग मिठाइयां बांट रहे। बांग्लादेश हुआ था, कहां पे हुआ था? पड़ोस में हुआ। नया देश बन गया। उस समय अगर हम बात करें कि शेख अब्दुल्ला जो थे, इन सब चीजों से फिर परेशान हो। शेख अब्दुल्ला बोले यार अब तो शास्त्री जी को समझे थे, तो शास्त्री जी की भी मां निकल गया, जिसने पाकिस्तान के ही 2 टुकड़े कर दिए हो, वो क्या मेरी बात माने? हम क्या अपना शासन सत्ता चलाएंगे? हम लोग यहीं पे गड़बड़ हो जाएंगे। शेख अब्दुल्ला को मतलब कहा जाता है कि शेख अब्दुल्ला ने लंदन टाइम्स में जाकर इंटरव्यू दिया था, और शेख अब्दुल्ला ने इंटरव्यू में क्या कहा कि जनमत संग्रह कराना अब तो ओल्ड डेटेड हो गया, कोई जरूरत नहीं जनमत संग्रह कराने का, हम तो भारत में ही है, भारत के हिस्सा, भारत में ही रहेंगे, मुझे कोई ऐसी आपत्ति नहीं है, कोई जनमत संग्रह कराने की जरूरत नहीं है। ये लंदन टाइम में वो दिया गया इंटरव्यू। उसके बाद इंदिरा गांधी से लोगों ने कहा मामला तो ठीक है, निपटा दो। इंदिरा गांधी ने सदन में कहा शेख अब्दुल्ला के अगर मानसिक संतुलन सही है और उन्होंने ये विचार ले आए हैं अपने मन में, ये उचित है, इस पे बातचीत की जाएगी उनसे, तो अच्छा है कि उनके दिन मतलब वो सही कदम उठा रहे हैं, ऐसा इंदिरा गांधी ने कहा। फिर शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच मीटिंग हुई। शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी मीटिंग की। इंदिरा गांधी तो पहली बार किसी से मिलती जुलती थी नहीं, बहुत ही कड़क स्वभाव। इंदिरा गांधी की बार्गेनिंग भी अजीब, मतलब जेपी नारायण जब बवाल करने आए, जब बिहार में आंदोलन कर रहे थे, जेपी नारायण और इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई, मीटिंग करने आए, वहां पे मीटिंग वो इंदिरा गांधी झुकी ही नहीं, इमरजेंसी तक लगा दिया अपने देश में, लेकिन झुकी नहीं वो औरत। इस तरीके का मतलब कड़क नेता हो। शेख अब्दुल्ला उनसे मिलने आए, शेख अब्दुल्ला ने कहा कि हमें वजीर आजम वापस कर दिए, उन्होंने कहा नहीं मिलेगा, आगे बताओ। उन्होंने कहा हमें ये सदर रियासत दे दीजिए, बोले ये भी नहीं मिलेगा, और मतलब क्या चाहिए? शेख अब्दुल्ला का हमारे 3-4 मांग है, पूरी कर दीजिए। इंदिरा गांधी ने कहा बताइए क्या है? उन्होंने कहा वजीर आजम, बोले नहीं मिलेगा, आगे बताओ। उन्होंने कहा सदर रियासत, बोले नहीं मिलेगा, आगे बताओ। उन्होंने कहा हमें 1954 वाली स्थिति दे दीजिए जो पहले थी। उन्होंने कहा नहीं, जो इस समय चल रहा है वही स्थिति मिलेगी 1954 पहले। वो हमेशा 1954 वाली स्थिति मांग रहे, 1954 वाली स्थिति हमें वापस, वही 1954 आपको याद होगा, राष्ट्रपति का आदेश, मैंने सेकंड पार्ट में आपको बताया, वही मांगते थे कि वैसा सब कर दो। ये कह नहीं, जो अभी चल रहा है वही चलेगा, चाहे कुछ नहीं मिलेगा, और बताओ। उन्होंने कहा हमें नया झंडा दे दीजिए, झंडा तो है आपके पास, एंजॉय करो, क्या दिक्कत? यहां तक कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने उनकी कोई मांग ही नहीं मानी, बल्कि इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला से कहा झंडा तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर उस पर एग्रीमेंट में साइन हुआ, अगर हमारे देश का तिरंगा, हमारे देश के राष्ट्रगान, हमारे देश राष्ट्रगीत, हमारे देश के सैनिकों का अगर कहीं पर भी अपमान हुआ, तो हमें पूरा हक है, हम अंदर घुस के सफाया करेंगे। इस बात पे जाके एग्रीमेंट हुआ था उस समय, इंदिरा गांधी ने कहा। शेख अब्दुल्ला नहीं करते तो क्या करना पड़ा, मान के गए। यहाँ पे जब एग्रीमेंट हुआ शेख अब्दुल्ला का, तो फिर से वापस से शेख अब्दुल्ला जो बहुत दिनों में सत्ता सुख से वंचित थे, अब जाकर वहां पर चुनाव हुआ, और उस चुनाव में 1975 में शेख अब्दुल्ला फिर से चुनाव जीते, वहां पे सीएम बना।
1975 से लेकर 82 तक ये वहीं पे सीएम थे और धूमधाम से चल रहा था सब कुछ, कोई समस्या नहीं थी। बहुत बढ़िया से वहां पे कश्मीर चल रहा था, एकदम केंद्र सरकार के अंतर्गत में चल रहा था, कोई समस्या बहुत ज्यादा नहीं हुई। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई और इनके बेटे फारूक अब्दुल्ला, वही जो जयपुर में पढ़ रहे थे, मैंने सेकंड पार्ट में बताया था, फारूक अब्दुल्ला वहां के सीएम बने। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई और 1984 में राजीव गांधी पीएम। ये कहा गया कि दोनों नए युग के नेता हैं, कोई समस्या नहीं है, वो भी नया है, फारूक अब्दुल्ला भी, राजीव गांधी भी नए, मिल बांट के चलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, कर मामला कुछ इस तरीके से फंसा, ये लोग चाहते थे, कांग्रेस चाहती थी कि वहां पर फिर से इन्हीं की सरकार बने, क्योंकि वहां पे विद्रोहियों ने एकदम विद्रोह कर दिया था शेख अब्दुल्ला के खिलाफ। पीडीपी पार्टी, एक और पार्टी बनी थी, उससे खिलाफ काफी ज्यादा वहां के मिलिटेंट्स जो थे उन लोगों ने एकदम विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह को देखते हुए 1986 में वहां पे हालत खराब हो गए। 1986 में वहां पे हालत खराब हो गया और 1986 में ही 356 पहली बार लागू किया गया। 356 आपको मालूम ही है, पहली बार लागू किया गया कश्मीर पे। पहले तो राज्यपाल शासन लगा आर्टिकल 92 के तहत, मैंने बताया था सेकंड पार्ट जरूर देखना बेटा जो पहली बार भी देखा। आर्टिकल 92 के तहत राज्यपाल शासन लग गया। मैंने सारे आर्टिकल आपको सेकंड पार्ट में बताया था, आप सेकंड पार्ट अगर देखोगे तभी आप रिलेट कर पाओगे सारे आर्टिकल को। एक बार उसको देखिए, पिछले 2 घंटे पहले ही वीडियो अपलोड हुई होगी, तो आप उसको देख लीजिए, फिर ये देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। आर्टिकल 92 कश्मीर संविधान के तहत वहां पे राज्यपाल शासन लगता है और राज्यपाल शासन चूंकि 6 महीने के लिए लगता है, वहां की हालत इतनी खराब थी कि फिर 6 महीने के बाद आर्टिकल 356 लगाकर 1987 में वहां पे फिर से इलेक्शन हुआ और 1987 के इलेक्शन में कहा जाता है फारूक अब्दुल्ला फिर से वहां पे सीएम बने। फारूक अब्दुल्ला को सीएम बनाने के पीछे केंद्र सरकार का हाथ था, क्योंकि केंद्र सरकार भी चाहती थी कि यही सीएम बने। इससे ये था कि कोई नए लोग आएंगे तो पता नहीं वो किस रंजिश से आए, क्या मांग रखे, क्या डिमांड रखे, इससे उन्होंने हस्तक्षेप किया केंद्र सरकार ने और उन्हीं को सीएम बनने दिया। वहां पे कोई समस्या नहीं। वहां पे फिर से मिलिट्री जो थे उन्होंने एकदम बवाल कर दिया, विद्रोह कर दिया वहां के लोगों ने। तो फिर 1990 में एक एक्ट बना AFSPA जम्मू एंड कश्मीर। चूंकि ये एक्ट हर स्टेट के लिए अलग अलग बनता है। AFSPA क्या होता है बेटा, ये एक्ट बनाया गया आर्म्ड फोर्स स्पेशल जम्मू एंड कश्मीर, मतलब सैनिक सेवा, वहां पर सैनिक भेजकर मिलिट्री को कंट्रोल करने के लिए वहां पे आर्म्ड फोर्स लगा दिया, सैनिक हमारे लग गई। और फिर मामला बहुत दिन तक चला नहीं, 2002 तक इस तरीके से मामला चलता रहा। आर्म फोर्स एक्ट ही लगा रहा वहां पर संविधान में, 2002 ही चलता रहा। 2002 में फिर से चुनाव हुआ। हालांकि एनडीए की सरकार ने भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बहुत कोशिश किया। 2002 में फारूक अब्दुल्ला फिर से वहां पे चुनाव हुआ और फारूक अब्दुल्ला फिर से वहां पे क्या बन गए, सीएम बन गए 2002 में। और जब ये सीएम बने, अब जब सीएम बने तो इन्होंने एक प्रस्ताव ले आए, स्वायत्तता प्रस्ताव। और स्वायत्तता प्रस्ताव में ये था कि हमें फिर से पुरानी जैसी 1954 जैसी स्थिति हमें वापस दे दी जाए, आप अपना भारत लेके खुश रहो, अपना कश्मीर लेके खुश रहें, ये बात। हालांकि मामला तो यहाँ पे हुआ 2014 में एक ऐसी सरकार आई जिसका एजेंडा ही था हमें कश्मीर चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक।
ऐसी सरकार, जनता ने टूट के भरोसा किया था इस सरकार को, और इस सरकार एजेंडा में भी अपने रखी थी कि हम धारा 370 हटाएंगे, कश्मीर को वापस ले आएंगे। कहा जाता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, वो इसका विरोध में थे। देश के अंदर दो संविधान, दो झंडा नहीं चलेगा, दो निशान नहीं चलेगा, और इसके लिए वो जम्मू में इसके विरोध करने के लिए पहुंच गए थे, जम्मू तक पहुंच गए थे, वहां पे गिरफ्तार हो गए, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। तो बीजेपी वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कसम खाते हैं कि चिंता मत करिए, श्यामा प्रसाद जी की आगे कहते हैं कि हम कश्मीर लेकर आएंगे। डायलॉग है ना, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो छीन देंगे, उस तरह। जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो इनका एजेंडा था और कार्यकाल शुरू हुआ था, काम शुरू हुआ था। 2014 में तो उन्होंने कुछ किया नहीं। 2019 में फिर से इनकी सरकार आई और कहा जाता है कि शेख अब्दुल्ला ने कहा था कि चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे नरेंद्र मोदी आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, धारा 370 को नहीं हटा सकते। कहा ठीक है बेटा, देखेंगे कैसे हटता है धारा 370। तो फिर जो खेल शुरू हुआ, वो खेल इतना मजेदार खेल, कैसे क्या दिमाग, लोग कहते हैं कि एक दिन के अंदर का प्रस्ताव ही नहीं। 2019 के 5 अगस्त को ये प्रस्ताव भले आया हो, लेकिन इसके जो राज्यसभा के अंदर जो अमित शाह ने कंटेंट ले गए हैं, उस कंटेंट को देखकर लगता है कि लगभग 200 वकीलों का दिमाग लगा, 200 वकीलों का दिमाग लगा पक्षी, इतने व्यवस्था से, इतना माइंड सेट करके धारा 370 को हटाया गया, इतना बेहतरीन तरीके से प्लानिंग करके हटाया गया है। और ये केवल कुछ दिनों का काम नहीं था, ये लगभग सरकार की 1 साल की तैयारी ये लगती है। ये मैं मान नहीं रहा हूं, ये मैं कह नहीं रहा हूं कि नहीं 1 साल पहले शुरू किया, लेकिन वो देखकर जो तैयारी थी, जो कंटेंट अभी मैं आपको बताऊंगा, वो देखकर लगता है कि वो एक दिन की बात नहीं थी या 1 महीने की बात नहीं थी, वो लगभग बहुत दिन का प्रोसेस था, बहुत दिन से उस चीज की तैयारी चल रही थी। आप एक एक चीज को रेफरेंस से समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि उस दिन क्या हुआ। 5 अगस्त 2019 के पहले की घटना हम रिलेट करते हैं कि 2019 में बीजेपी की सरकार बनी इंडिया में। कश्मीर पे अगर हम बात करें, जम्मू और कश्मीर पे, तो बीजेपी जम्मू और लद्दाख में काफी सीटें जीत गई, है ना। बीजेपी जम्मू और लद्दाख में काफी सीटें जीत गई थी, वहां पर कोई समस्या नहीं थी बीजेपी के पास। अब वहां पर कश्मीर में अगर किसी को सरकार बनाना था तो वो तभी बन सकता था जब किसी का जब बीजेपी उसको सपोर्ट करती। फिर बीजेपी और पीडीपी मिलके वहां पे सरकार बनाई। ध्यान से देखो, बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाया, फिर बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, समर्थन वापस ले लिया, ठीक है। और इसी बीच में वहां का राज्यपाल बना के किसको भेजा गया, उसी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता सत्यपाल मलिक। इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएंगे ये प्लानिंग कितने दिन से चल रही है। राज्यपाल बनाए किसको भेज दिया गया, सत्यपाल मलिक को, जो किसी को सिविल सर्विस में सिविल सर्वेंट नहीं थे, आईएएस ऑफिसर नहीं थे, कहीं न कहीं इन्हीं पार्टी के राजनेता थे जिनका एजेंडा भी 370 हटाने का था कि अब कश्मीर को खत्म ही करना है। बीजेपी का समर्थन, राज्यपाल मलिक जब वहां पे राज्यपाल बन जाते हैं सत्यपाल मलिक, बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई। अब सरकार गिर गई, अब क्या मामला होगा, सरकार गिर गई तो फिर राज्यपाल से भाई राय मांगी जाती है कि क्या करना है, वहां पर चुनाव कैसे होगा। तो राज्यपाल ने कहा कि अब सरकार वहां बनाने की स्थिति, सुन, राज्यपाल अपनी राय दे रहा है,
20 जून 1918 को राज्यपाल अपनी राय व्यक्त किया। और अपनी राय में क्या कहा उन्होंने राज्यपाल ने, तो ध्यान से राज्यपाल की राय सुनेंगे तो भी समझ जाएंगे चाल क्या थी। उन्होंने कहा कि वहां पर कोई सरकार बनाने की जरूरत नहीं है, न बन पाएगी, बहुत ज्यादा खरीद फरोख्त होगा, विधायक खरीदे जाएंगे, सांसद खरीदे जाएंगे, दिक्कत होगी। आर्टिकल 92 के तहत यहाँ पर राज्यपाल शासन लगा दिया। आर्टिकल 92 के तहत यहाँ पर राज्यपाल शासन लगा दिया। बीजेपी सरकार बनाने के लिए कोई सपोर्ट ही नहीं करे, बीजेपी सरकार ही नहीं बनाने। 6 महीने तक तो ये चलता, 6 महीने के बाद तो कुछ ना कुछ हल निकालना था। तब क्या करते, 6 महीने के बाद 20 जून तो हो ही गया था, 19 दिसंबर 2018 को यहाँ पर आर्टिकल 356 लगा के राष्ट्रपति शासन लगा दिया। ठीक, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अब मैं आपको बताता हूं आर्टिकल 56 का जादू, तब आपको समझ में आएगा। अगर आप आर्टिकल 356 का क्लॉज 1 पढ़ेंगे, आर्टिकल 356 के क्लॉज 1 का बी पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा होता है। आर्टिकल 356 किसने किया था, तो नेहरू ने ही पहले करवा दिया था, उसका यूज हुआ था 1990 में हुआ, तो यहाँ भी हुआ। आर्टिकल 356 बन के बी का क्लॉज अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, क्या लिखा हुआ है कि जब राष्ट्रपति शासन लगेगा, जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तब उस राज्य के, भाई राष्ट्रपति शासन लगा इसका मतलब विधानसभा बन गए, राज्य के विधानसभा का कार्य भारत की संसद या उसके प्राधिकार में किया जा सकता। मतलब समझना मेरा, और अगर आप पार्ट 2 देख कर आए हैं तो पार्ट 3 आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर क्या था वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन ये 356(1)(b) के अंदर क्लॉज है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो वहां की विधानसभा तो बंद हो जाएगी। वहां की विधानसभा का जो कार्य था वो कौन देखेगा, वो कार्य संसद देख सकेगा राष्ट्रपति के आदेश से। ठीक, जब आर्टिकल 356(1)(b) जब 356 लागू हुआ, राष्ट्रपति ने ये आदेश जारी कर दिया। राष्ट्रपति ने क्या आदेश जारी कर दिया, जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्य, विधानसभा का कार्य कौन देखेगा, भारतीय संसद। कौन देखेगा, भारतीय संसद। अब समझना, 19 दिसंबर 2018 को भारत की संसद भी कश्मीर की विधानसभा के बराबर। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताऊं। योजना क्या थी वो समझिए। 370 आर्टिकल 370 याद करिए क्या, अभी मैंने आपको बताया था जब आर्टिकल 370 का मैंने कहा 3 भाग है, 1 2 3, एक भाग तो था ही, दूसरा भाग था, तीसरा भाग था। तीसरे भाग में क्या लिखा था याद है, तीसरे भाग में लिखा था कि जम्मू और कश्मीर के अंदर यदि कोई नियम निकालना है तो वहां की संविधान सभा के आज्ञा से होगा। 70 का 3 याद करिए, आपने पिछले पहला सेकंड पार्ट देख लीजिए बेटा, आपको समझ में आ जाएगा जो लोग नहीं समझ में। और 370 के डी भाग में क्या था, 370 के अगर हम डी के बारे में बात करें, 370(1)(b) के बारे में बात करें क्या था, 370(1) के बी के बारे में बात कर लेते हैं।
डी के बारे में बात करेंगे। एक तो ये था संविधान सभा के आज्ञा को मतलब यदि आपको कश्मीर के लिए कोई नियम बनाना है तो कश्मीर का जो संविधान सभा है तो 1956 में भंग हो चुकी है, तो है ही नियम, लेकिन ये था उसमें उनके संविधान सभा के आज्ञा से ही होगा। 370(1)(b) में क्या है, अगर 370(1)(b) के तहत ये है कि अगर कोई भी संसद या संसद कोई भी नियम पास करती है, संसद कोई भी नियम पास करती है, आदेश निकालती है या कोई भी नियम पास करती है, उसके लिए भारत संसद कोई नियम या आदेश लागू करेगी तो वहां की राज्य से सहमति लेगी। तो नियम उनके बी के अंदर यही चीज थी, सहमति से लेगी। और राज्य का मतलब क्या हो गया, वहां की जो विधानसभा है वहां के विधायक से, वहां के मंत्री से, विधानसभा के मंत्री या फिर वहां के राज्यपाल से तो लेगी, ये तो राज्य है। ठीक, 370(1)(d) के तहत कोई भी आदेश निकाल देगी। अब समझो 370(1)(b) के तहत भारतीय संसद कोई भी नियम लागू करेगी तो वहां के राज्य से सहमति लेनी पड़ेगी। इसके लिए उसको क्या करना पड़ता, संविधान सभा के आज्ञा लेना पड़ता। तो 300 ये निकालने के पीछे का लॉजिक क्या रहा होगा कि अब उसने विधानसभा जो है वो किसके बराबर हो गई, तो 356 लगाने से क्या हो गया, वहां की जो राज्य की विधानसभा थी अब तो वो विधानसभा कौन बन गई, भारतीय संसद ही बन गई। तो जो यहाँ पे लिखा था कि राज्य से सहमति लेगी मतलब वहां की विधानसभा से सहमति लेगी, तो अब जब वहां की विधानसभा ही नहीं है तो अब सहमति कौन देगा, भारत की ही संसद सहमति देगा। बात समझ में आई, क्या लॉजिक लगाया गया यहाँ पे अमित शाह के द्वारा, ये चीज किया गया वहां पे। तो 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, अब मैं आपको ले चलता हूँ, ये कहानी बहुत जल्दी समेटते हैं। 5 अगस्त 2019 को क्या किया गया ये देखते हैं। 5 अगस्त 2019 को 3-4 चीजें हुई महत्वपूर्ण। पहली चीज कि अमित शाह जी ने सबसे पहला काम क्या किया, एक आदेश जारी करा। पहला काम एक आदेश जारी करवाया। दूसरा 2 रिजोल्यूशन पास करा। रिजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प। और तीसरा काम उन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन। और ये सारे काम 1-1 घंटे के इंटरवल से किया गया। आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी प्लानिंग के साथ काम हुआ। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि ये बस 1 दिन का 2 दिन का मामला था, पूरे प्लानिंग के साथ ही काम किया गया। उसके लिए मूड से ही आए थे और इतने सारे चीजों पुनर्गठन भी 1 दिन में थोड़ी आ जाएगा। अब आदेश क्या था मैं आपको डिटेल में एक चीज समझाता हूँ, यहाँ से समझना बहुत मजेदार चीज है। पहली चीज इन्होंने राज्यसभा में जब अमित शाह पहुंचे तो पहली चीज इन्होंने क्या किया वो समझ। 4 अगस्त 5 अगस्त का एक घटना हो रही है, 4 अगस्त को ही उधर फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गया कश्मीर में। मालूम 10,000 की सेना वहां पे चली, कर्फ्यू जैसा माहौल बना दिया। और ये सब देखकर ही लग रहा था कि भैया कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला। क्या होने वाला था देखने वाली बात है। मैं खुद ये देखना चाह रहा था कि उन्होंने किस तरीके से काम करना, क्या करने वाले थे और वो करने क्या वाले थे। उन्होंने सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, अमित शाह ने 370(1)(d) के तहत, और 370(1)(d) अगर आपको समझना है तो मैंने सेकंड पार्ट में आपको लिखवाया था। 370 को जो राइट मैंने बताया था, 370 आर्टिकल के बारे में मैंने आपको समझाया था। और 370 आर्टिकल में 1 का डी कहता है कि यदि 370(1)(d) का आर्टिकल क्या कहता है, ध्यान से सुनना, आप लोग लिखे भी होंगे, यदि कोई दूसरा आर्टिकल लागू करना हो जम्मू कश्मीर पर
तो वहां के राष्ट्रपति के आदेश से लगेगा पहली बात। और राष्ट्रपति का जो आदेश होगा वो जम्मू कश्मीर के राज्य से सहमति होनी चाहिए। और राज्य का मतलब क्या हो गया बेटा? राज्य मतलब वहां की विधानसभा, वहां के मंत्रिपरिषद, सहमति होनी चाहिए। अब चूंकि 1D के तहत वहां की विधानसभा ही क्या बन गई, अब भारतीय संसद बन गई है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1D के तहत उन्होंने क्या किया, 1954 के तहत 1D के तहत उन्होंने क्या किया, एक आदेश निकाला। और इस आदेश में उन्होंने क्या किया, साफ साफ, भाई कौन आदेश निकाल रहा है? राष्ट्रपति आदेश निकाल रहा है। किसकी सहमत से निकाल रहा है? तो किसकी सहमत से? कश्मीर की विधानसभा की, क्योंकि राज्य लिखा हुआ जम्मू कश्मीर के राज्य से ही पास होगा। तो वहां की राज्य अब तो रही नहीं गई, राज्य कौन बन गया? भारतीय संसद बन गई है। किसके थ्रू? आर्टिकल 356 1B के थ्रू। कि अगर 356 लग जाता है तो वहां की विधानसभा की कार्य कौन संभालेगा? भारतीय संसद संभालेगी। तो भारतीय संसद से अब पास करवाना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति ने आदेश निकाल दिया 1D के तहत, और सीधा सीधा उन्होंने कह दिया 1954 का राष्ट्रपति जो घोषणा था या 1954 का राष्ट्रपति आदेश, इसको खत्म किया था सीधा सीधा। और 1954 का राष्ट्रपति आदेश ही मैंने आपको बताया था क्या था? आर्टिकल 35A था। आर्टिकल 35A था, ठीक है। आर्टिकल 35A के तहत, आर्टिकल 35 से आपका क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक। पहला काम ये हो गया। और दूसरा आदेश उन्होंने क्या निकाल दिया? सीधा सीधा 370 1D के तहत कि भारत के संविधान के जितने भी संशोधित संविधान है, मतलब वर्तमान में जो भारत का संविधान है, वही अब कहां लगेगा? जम्मू कश्मीर पर लागू। जम्मू कश्मीर पर भी लागू। भाई अब जो जितने भारत के जो संविधान जो पूरे राज्य पे लागू हो रहा है, वही वहां पे भी लागू होगा। कुछ नया नहीं है वहां पे, जो यहाँ पे चल रहा था वही अब जम्मू कश्मीर पे भी लागू होगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये हो गया कि भारत का संविधान ही अब जम्मू कश्मीर का संविधान बन गया, और कोई अलग से संविधान की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये काम हुआ। फिर 2 रिजोल्यूशन उन्होंने पास करवाए तुरंत 1 घंटे के बाद। जब आपका आदेश पारित हो गया, आदेश पारित होते ही आपको पावर हो गई रिजोल्यूशन। संकल्प, अब क्या संकल्प को कराते हैं देखिए। पहला संकल्प उन्होंने हुआ प्रस्ताव। ये रिजोल्यूशन का मतलब होता है ऐसे प्रस्ताव। देखो अध्यादेश का मतलब होता है अध्यादेश जारी हो गया। रिजोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव जिसपे वोटिंग हो सके, जिसपे वोटिंग हो सके वही प्रस्ताव क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन कहलाता है। तो सेकंड रिजोल्यूशन शुरू हुआ और उन्होंने पहला रिजोल्यूशन जो उन्होंने पास कराया वो क्या पास कराया उसको समझते हैं। 370(3) के तहत पहला रिजोल्यूशन उन्होंने पास कराया। 370(3) के तहत 370(3) के तहत जो भी शक्तियां राष्ट्रपति दी गई शक्तियों के आधार पे राष्ट्रपति ये घोषित करता है, ध्यान से सुनना और लिख लेना। 370(3) के तहत 370(3) आप रेफरेंस कर पा रहे होंगे। 370(3) के तहत दी गई शक्तियों से राष्ट्रपति यह घोषित करता है कि
अनुच्छेद 370 के सभी हिस्से अब से समाप्त हो जाएंगे, केवल पहला हिस्सा बचेगा। मतलब 370(3) के तहत राष्ट्रपति ये आदेश दिया, राष्ट्रपति का आदेश है और ये रिजोल्यूशन है, मतलब इस पर संसद वोटिंग चलेगी। 370 की तरह राष्ट्रपति का आदेश कि क्या आदेश दे दिया उन्होंने, राष्ट्रपति क्या आदेश दे दिया कि 370 के सभी हिस्से आज से समाप्त हो, खत्म, क्या बाय बाय, यही से खत्म हो। संसद में वोटिंग कर दी, खत्म, वोटिंग के करने में क्या, ठीक है। और इसके 370 के अंदर क्या लिख दिया गया कि भारत के संविधान के सभी प्रावधान बिना किसी अपवाद के जम्मू कश्मीर पे लागू होंगे। और यहां तक लिख दिया कि आर्टिकल 52, 152, आर्टिकल 308 और आर्टिकल 363, इन सब का इस पर कोई ताकत नहीं चलेगा। आर्टिकल 152 क्या है मैं बता देता हूं। आर्टिकल 152 इस भाग के सभी प्रावधान पे लागू नहीं होगी। 308 इस भाग के प्रावधान जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगा। 363 का भी प्रावधान जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होगा। कुल मिला के मोटा मोटा ये हुआ कि दूसरे रिजोल्यूशन उन्होंने ये लिखा कि राष्ट्रपति का आदेश है भैया कि 370 के तहत आज से कश्मीर के सारे हिस्से पर लागू नहीं होगा। भारत का जो संविधान है वही जम्मू कश्मीर का संविधान हो जाएगा। इस पे वोटिंग करवाओ जल्दी से, लोगों ने वोटिंग की, पास हो। उसके बाद दूसरा रिजोल्यूशन हमने क्या लिया है, सेकंड रिजोल्यूशन। सेकंड रिजोल्यूशन वो लेकर आएगा क्या था उनका, सेकंड रिजोल्यूशन उन्होंने कहा कि आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत राज्य का पुनर्गठन, राज्य का पुनर्गठन उस राज्य के विधानसभा से राय लेकर होती है। आर्टिकल 3 है हमारा, पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 3 कहता है कि किसी भी राज्य का पुनर्गठन करना है तो वहां के राज्य की जनता या विधानसभा से आप परमिशन लेके करते हैं। चूंकि यहाँ की जो राज्य कश्मीर का जो राज्य है उसकी विधानसभा खुद भारतीय संसद है, तो भारतीय संसद ही अपनी राय देगी कि आप जम्मू कश्मीर एक राज्य बनेगा कि नहीं। और आर्टिकल 3 के तहत सेकेंड रेजोल्यूशन में जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के राज्य का पुनर्गठन करा दिया गया और इसकी भी वोटिंग हो गई, ये भी वोटिंग पास हो गया। और जैसे ही कश्मीर एक राज्य बना, जैसे ही कश्मीर से 370 हटा, राष्ट्रपति का आदेश आया और फिर 1 घंटे बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हथियार निकाला अमित शाह ने। और क्या निकाला, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक तुरंत निकाला। और यहां से जब आप समझेंगे, जम्मू कश्मीर 58 पेज का बिल था, ये 58 पेज का विधेयक था। एक दिन का तो काम था नहीं, बहुत से लोगों ने दिमाग लगा के बनाया था ये। और इसके अंदर ये हुआ, हालांकि 58 पेज हम नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पर जम्मू और कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए गए, एक बना दिया गया लद्दाख और एक बना दिया गया कश्मीर। लद्दाख और कश्मीर में अंतर क्या है, लद्दाख को यूटी बना दिया गया और कश्मीर को भी यूटी है, लेकिन वो यूटी जो विधानसभा के साथ होती है वो बना दिया गया। यूटी विधानसभा के साथ मतलब यूटी और विधानसभा के साथ आर्टिकल जो है 239(a) के तहत होता है। जैसे दिल्ली है, पौंडीचेरी है वैसे। और लद्दाख यूटी बन गया, ये आर्टिकल 239 के तहत लद्दाख यूटी बन गया। 2 चीजें हो गई, ठीक है। विधानसभा नहीं होगी लद्दाख में, राज्यपाल सब कुछ देखेगा। यहाँ पर विधानसभा होगी और यहाँ पर कश्मीर में क्या दे दिया गया, राज्यसभा की 4 सीटें दे दी गई। दिल्ली में भी राज्यसभा है, पौंडीचेरी में भी है, यहाँ पे भी राज्यसभा की 4 सीटें दे दी गई। लोकसभा की 5 सीटें यहाँ पे पहले भी थी, अभी भी लोकसभा की 5 सीटें आपको दे दी गई। विधानसभा जो थी, विधानसभा की सीटें बढ़ा दी गई।
90 कर दी गई यहाँ पे, पहले 87 हुआ करती थी, सब मिला के पहले 87 हुआ करती थी, इन्होंने 90 कर दिया, 90 कर दिया, जिसमें से कश्मीर में 42 और फिर जम्मू में कुछ और लद्दाख में कुछ मिलाई कर दिया। मतलब कुल मिला के कश्मीर जो है लद्दाख बन गया हमारे देश में 28 राज्य और एक यूटी ये जुड़ गया, लद्दाख एक यूटी जुड़ गया, और कश्मीर यूटी प्लस लेजिस्लेचर जैसे दिल्ली है वैसे पांडिचेरी है, और ये बन गया। ठीक है, पहले कश्मीर में एसटी चलता था, केवल एसटी, अब कश्मीर में एसटी और एसटी दोनों रिजर्वेशन चलने लगे, और इस तरीके से धूमधाम से हमारा कश्मीर 370 हो गया। और अगर मुझसे कोई पूछे कि नहीं ये सही हुआ कि गलत हुआ, तो मैं व्यक्तिगत रूप से अगर बताऊं तो अचानक हुआ, इसलिए इतना शोर हुआ, कार शुरू से ही लग गई थी, ऐसा नहीं, लोग इस प्लानिंग में थे। ये अच्छा, खराब नहीं, ये बेहतर था, क्योंकि जनमत संग्रह तो अब कश्मीर में संभव था नहीं, 1947 से नहीं हुआ, 2019 तक आ गया, जनमत संग्रह तो हो नहीं सकता वहां पे, तो फिर वो उसके बारे में हम उसको हैंडल करना छोड़ दें, जनमत संग्रह छोड़ दें, जितना हिस्सा है उस पर अपने राज्य में शामिल करें, उस पर अपना कब्जा करें, अपना मतलब अपने देश के अंदर ले, और ये अच्छा हुआ, कुछ खराब नहीं हुआ। अमित शाह को बधाई हो, मोदी जी को बधाई हो, बहुत बड़ी बात ये करना, लेकिन हाँ जड़ समझ में आ गई होगी तो अब आप किसी को ब्लेम करके नहीं कहेंगे कि नहीं वो नहीं किया, हम कर दिए, उनसे नहीं हो पाया, हम नहीं हो पाया, तो आपने समझ लिया कि नेहरू जी ने कितने प्रोग्राम कर दिए थे, इंदिरा गांधी ने क्या क्या कर दिया था। उसके बाद हाँ एनडीए की सरकारों ने भी बहुत मेहनत की, और मोदी अमित शाह ने तो मतलब फाइनली कर दिया। तो यहाँ पे वीडियो को पार्ट 2 और 3 को रिलेट करके देखोगे तब आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नए मुद्दे के साथ। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी और क्या चाहिए आपको नया मुद्दा, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।